अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब और आज 2 से 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो इमरान ख़ान का खौफ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर ही, आज पहला दिन है रमज़ान का, और आज ही ये ख़बर आई है कि इमरान ख़ान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का सिलसिला बंद हो चुका है। उनसे अब कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा, बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ इमरान ख़ान साहब बल्कि दीगर भी जो वहाँ पर कैदी हैं उनसे भी अब मुलाकात नहीं हो सकती। गैर मामूली हालात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। इसके असरात क्या होंगे सोहेल रशीद साहब, क्योंकि ये जो टाइम है बड़ा क्रिटिकल है। एक सियासी जमात जो इस वक्त गो के पार्लिमान में उसकी इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं आने दी गई, लेकिन मौजूदा ग्राउंड्स के ऊपर वो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका सरबराह जेल में बैठा है। वो अपनी सियासी जमात को इन मुलाकातों के ज़रिए ही चला रहा था टू सम एक्सटेंट। तो अब आप क्या समझते हैं, इसके क्या असरात होंगे? देखें अदील साहब, अब मैं तो ये कहूँगा कि जो 2 दिन से हो रहा है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि उनको मुलाकातों से रोका जा रहा है या इमरान ख़ान को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बार ये ऐसा है कि बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। इमरान ख़ान को रोका इसलिए जा रहा है कि वो तहरीक न चला दें। वो बड़ा नाजुक मरहला है, नई नवीली हुकूमत बनी है, उसका अभी हनीमून पीरियड बाकी है। उस दौरान ही ईद के साथ तहरीक का ऐलान हो गया, धरने शुरू हो गए, तो मसले मसाइल होंगे। इसलिए पीटीआई का जो कारकुन निकलता है उसको गिरफ़्तार भी किया जाता है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब इसलिए धरा रह जाएगा कि इस बार इमरान ख़ान ने तहरीक खुद नहीं चलानी, पीटीआई ने खुद नहीं चलानी। इस बार उन्होंने तहरीक को लीड नहीं करना, लीड कोई और करेगा। और आपका इशारा मौलाना साहब की तरफ? मौलाना साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, बड़ा कुछ हो रहा है सर। अचकज़ई साहब सदारती उम्मीदवार क्या सदर बनने के लिए बने थे? नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौलाना फजल रहमान के पीछे आएंगे। आपने अपने मकसद के लिए तो निकलेंगे ना यार। नमाज जुमा वगैरह तो इकट्ठी पढ़ते हैं ना, तो माजी में निकलते भी रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज़ें भी पढ़ ली उन्होंने, मुलाकातें भी होती रही हैं। तो जो कॉमन काज जब हो जाता है ना, तो लोग निकला करते हैं और उसमें एक हुआ करते हैं। पीडीएम भी तो बनी थी, तो अब अगर ग्रैंड अलायंस कोई बन रहा है तो आपको क्या ताज्जुब है इसमें? बनेगा। अब मौलाना फजल रहमान ने वोट नहीं दिया और वो मशावरतें कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि हम तो टफ़ टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स लग चुकी है स्टेक पे। वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के बड़े एक स्टेक होल्डर रहे हैं। इस बार वो एक आधी मिनिस्ट्री पे माने भी नहीं और वो नहीं आए। उन्हें पता है कि ये मिनिस्ट्री भी ले ली मैंने तो मेरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो रही है और ख़त्म हो जाएगी। उनको रियलाइजेशन है, ऊपर से कुछ भी कहें, उनको ये पता है कि अब केपी में लोग उनको वोट नहीं दे रहे, लोग पीटीआई के साथ हो चुके हैं। उनको ये भी पता है कि मैं अगर इसी सेटअप के साथ फेडरेशन में चलता रहा तो केपी से मेरी अब कोई सीट भी बाकी नहीं बचनी, तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए वो अपनी सियासत को रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, दोबारा से अपनी सारी हिकमत अमली का जायज़ा ले रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इमरान ख़ान जेल में बैठे हैं और अचकज़ई साहब को उन्होंने वहाँ से नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, जो कि हैरान कौन था। पहले दिन शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा तो मैंने कहा शायद ये कच्ची खबर हो, लेकिन वो पक्की खबर थी और फिर वो बने। अब अचकज़ई साहब इमरान ख़ान के करीब हो चुके हैं। मौलाना का उनको बड़ा रिगार्ड है, मौलाना उनके लिए रखते हैं, तो एक पुल तो कायम हो गया है। अब ग्रैंड अलायंस की बातें भी हो रही हैं। MWM पहले से बाहर है, जमात इस्लामी आस पास फिर रही है, ठीक है। तो ये सारे मिल के तो एक प्रेशर तो बिल्ड करेंगे कि धांधली की तहकीकात या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ और नए इंतखाबात, और ये मामला अगर ईद के बाद चलेगा तो 1.5 साल में जाके नुकड़े लगेगा। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, और देखिए मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी भी अगर एक साथ आ जाते हैं तो सर फिर अवाम किस तरह निकलेगी? क्योंकि ये दोनों सियासी जमातें इस वक्त ऐसी हैं, मजहबी सियासी जमातें, जो बंदों को इकट्ठा करने में एक जी, और ये बंदे निकाल लेते हैं। और केपी वाली साइड से, और केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। अटक पुल तक तो आपको लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं होने वाली, ठीक है। आप शो ऑफ पावर कर सकते हैं, जैसा कि 2016 में हुआ था। पनामा की तहकीकात के लिए लॉकडाउन की कॉल दी थी और वहाँ से परवेज़ खट्टक काफ़िला लेके आ गए थे। रात को मैं वहाँ मौजूद था उस पुल पे, पूरी रात आंसू गैस खाई हमने। इधर से पंजाब पुलिस उनको रोक रही थी, सामने से वो आए हुए थे और रात को लग रहा था कि पंजाब और केपी की कोई अल्लाह माफ़ करे जंग चल पड़ी है। वो तो सुबह सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया और मामला ठंडा हो गया, वरना मामला बड़ा ख़राब हो रहा था उस दिन। तो इस तरह की सिचुएशन एक दोबारा बिल्ड हो रही है और ज़ाहिर हमें नज़र आ रही है तो हर एक को नज़र आ रही होगी। तो जब नज़र आ रही होगी तो उसको पेशबंदी करने अभी उसका ज़ाहिर वो सोच रहे होंगे। उसी सिलसिले में कुछ इकदाम ये हो सकते हैं
कि इमरान खान से मुलाकातों को महदूद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, वो अपनी पॉलिटिकल एडवाइस ना दे सकें, उन तक पैगाम रसानी ना हो सके, एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, पैगाम रसानी ना हो सके। ये जो असद कैसर साहब मौलाना साहब से मिलते हैं फिर चले जाते हैं जी मैंने इमरान खान से मिलना है, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, वो एक उन्होंने बीच में एक रुकावट डाल दी है ना कि अब जो भी मुलाकात होगी इमरान खान उससे बेखबर होंगे, और वो जो बाहर बैठे मुलाकातें कर रहे होंगे उनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा कि भाई इनको तो इमरान खान ने डायरेक्ट। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि अदालतें इसको ज़्यादा देर अलो नहीं रख सकती, इसको थोड़ा सा डिले कर सकती है। लेकिन ये आ जाता है, मुलाकात की इजाज़त तो मिलेगी, मुलाकात मैसेजिंग तो अलीमा खान साहिबा कर लेंगी जो मतलब बहन है और मिलने के मजाज है। ठीक है, ये मामलात रुक नहीं सकते। और जेल के अंदर बैठा हुआ कई दफ़ा लोग जो है ना हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म पाए जाते हैं। वहाँ पे अपना ही एक सिस्टम है जेल का, वहाँ पे सारी चीज़ें पहुँच भी जाती हैं, रिपोर्ट भी होती हैं। और मैं आपको और भी बहुत से ज़राए होते हैं कि एक नीम हाई प्रोफाइल शख्सियत वहाँ से पेशी से पहले रात को मेरे जैसे बंदे को भी ऑडियो नोट कर देती थी। मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, ये मैं रिकॉर्ड पे कह दूँ, लेकिन मैं हैरान होता था कि ये कैसे आ रहा है कि जनाब सुबह इतने बजे पेशी है और ये है वो है और फलां फलां भी आएगा। मैंने कहा यार क्यों ये जेल से बंदा इस तरह बात कर रहा है? ठीक है, तो मैं नैब उन दिनों बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था, तो नैब कोर्ट में सुबह उनको लाया जाता था, तो वो कहते थे कि जो इस वक्त नए सदर बने इन दोनों ये भी पेश होते थे, तो वो कहते थे कि इनके साथ ज़रा हमारी जो है ना आप रिपोर्ट करेंगे, हम इकट्ठे पेश हुए हैं। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मामले में अब हम देख रहे हैं कि जो तमाम तर नज़रें हैं वो ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम किरदार होगा ये जो मामला है पाबंदी का मुलाकात पर, इस पर उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब जो कुछ रॉन्ग्स हैं उनको राइट करने की भी कोशिशें हो रही हैं, और कुछ रॉन्ग्स जो हैं वो ख़ुद को एक्सपोज भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमने पहले देखा जज हुमायूं दिलावर साहब को, फिर उन्हें बाद अज़ां कर भी दिया, क्या कहते हैं उसको, SD भी लगा दिया, और अब जज अबुल असनाद साहब के हवाले से बड़े हैरान कुन से इनके शफात आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हुए हैं। मेरे ख्याल से मियाँ गुल हसन और कचहरी में चले गए हैं। तो आपकी खबर से पहले एक और आजकल जो इशू चल रहा है कि कचहरी में कोई दो जज ने, एक जज ने दूसरे जज की मौजूदगी में किसी रिकॉर्ड कीपर को फेंटी भी लगाई है और बाद में मामला रफा दफा हो गया है। ये इस्लामाबाद की कचहरी की बात है, आज नहीं 2-4 दिन पहले। ठीक है, वो मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज यहाँ पर एक मामला आया है। आमिर मुग़ल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, इलेक्शन से कबल उनकी जो उनका एक केस है वो लगा हुआ था और उनके 1 से ज़ायद केसेस थे। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी या ज़मानत थी उसमें तोसी कर दी जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने। ये वही जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब हैं जिन्होंने साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई है। उन्होंने उनकी ज़मानत में तोसीक की, वकला की मौजूदगी में, प्रोसिक्यूशन की मौजूदगी में, बाद अज़ां मालूम हुआ कि आमिर मुग़ल साहब की एक मुकदमे में उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत खारिज भी कर दी और ये वकला को मालूम नहीं है और ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ भी नहीं थी। ये मामला आज हाई कोर्ट में जब आया तो हाई कोर्ट में ये इंकशाफ जब किया गया तो जजेस साहिबान भी बड़े मुस्तरब हुए। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा, प्रोसिक्यूशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि भाई उन्होंने कमरा अदालत के अंदर वकला की मौजूदगी में 13 फरवरी की तारीख दी थी। तो अब उसके ऊपर मज़ीद भी तफसीलात तलब की। खबर यह है कि प्रोसिक्यूशन आके PTI रहनुमा का मौक़िफ़ अडॉप्ट कर रही है कि हाँ जी जज ने इसे ज़मानत दे दी थी, ज़मानत तो खारिज बाद में की है और ये वही जज है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखें, ठंडी हवा का झोंका है PTI के लिए, जिसका उनको इंतज़ार था वो बात चल पड़ी है थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं एक विंडो खुली है। ठीक है जी, आप इसको विंडो कहेंगे या एक ब्रीदिंग स्पेस कहेंगे, एक वक्ती तौर पे कह लें, मतलब चलें। वो आमिर मुग़ल साहब को इलेक्शन तो हार चुके हुए हैं, वो मतलब फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन उनका मौक़िफ़ यह है कि अबुल असनाद साहब का जो नाम आ रहा है ना उस पर बहुत सारी चीज़ें, शायद अबुल असनाद ये वही है ना जो कहते थे मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूँ। ठीक है, तो उन्होंने शायद देखा हो बाद में कि यार नहीं एक केस में तो ज़मानत नहीं बनती तो इसको चलो एक अदे में गिरफ्तार रहने देना चाहिए। वो भी शायद वेट कर रहे होंगे कि अभी देखेंगे क्या। आप हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं, मुझे ये बताएं कि प्रोसिक्यूशन आजकल, लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये बयान बहुत आम है, ये मतलब ये बार बार से ट्राई कर रहा है कि प्रोसिक्यूशन आगे कहती कि नहीं वाकई असनाद साहब ने गलत
किया है। उन्होंने गलत नहीं कहा, मगर उन्होंने ये फारूक साहब देखेंगे वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत अब उनके दो conduct रुकनी को बेंच देखा चाहिए जाएगा। और एक अरबाब ताहिर साहब है गालिबन उसमें। हाँ, तो फिर हसनाद साहब को कंडक्ट तो फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे रिमांड बैक करते रहे हैं चीज़ों को, और फिर वो वापस वैसी ही आती रही हैं, रखी हुई उनमें से चीज़ें दूर नहीं हो रही थी। तो इसमें क्या कर सकती है हाई कोर्ट, अगर ये साबित हो जाए कि जज साहब ने ये किया है, जो कि ऑलमोस्ट साबित हो चुका है जजेस के सामने, मगर ऑब्वियसली वो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। अब सर मिसकंडक्ट तो ज़रा सा भी हो तो मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं जज के खिलाफ कार्रवाई में। उसको ये तो नहीं होता कि आप खाली वार्निंग दे के छोड़ दें। आप एक बंदे की लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं गलत से तरीके से, और अगर ऐसा हुआ है तो बदनीति से कि उसके सामने आपने कहा जी बेल लो हो गई, दोनों पार्टीज़ आपने चली गई जी कि ठीक है ये फैसला हो गया, बाद में रिटर्न में आप कहे जी नहीं बेल है ही नहीं, एक मुकदमे में खारिज है। तो अगर तो ये गलत फहमी है वो लागू हुई है, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, तो फिर तो ये मैटर अलग है। लेकिन प्रोसिक्यूशन भी तस्लीम कर रही है कि जज साहब ने लेकिन कहा था। वही ना, प्रोसिक्यूशन अगर तस्लीम कर रही है कि जज साहब ने कहा था कि जी सारे केसेस में बेल है और बाद में नहीं दे रहे, तो फिर प्रोसिक्यूशन की बात में जो है ना बड़ा वेट है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो दूसरा फरीक है जो उनकी गिरफ्तारी लेने आया था, वो कह रहा है कि नहीं जी ज़मानत हो गई थी। तो उसके बाद जज साहब कैसे कह सकते हैं कि ज़मानत नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल है जब बहुत ज़्यादा आप हाई प्रोफाइल हो रहे होते हैं ना केसेस सुन के, तो फिर ऐसे वाक़यात सरजद हुआ करते हैं। और फिर टाइम तो आया करता है हर एक का कि एक फराज ने कहा था सुना है एक उम्र है मामलात दिल की भी, तो ये भी एक उम्र होती है, वो अब अवर हो चुकी है। इमरान खान कन्विक्ट हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि माजी में अरशद मलिक ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, एक वक्त उनका भी था, वो अपनी अदालत में, मगर उनको अल्लाह बख्शे वैसे खुश मिजाज से, लेकिन वो बबल खाते आगे एक दफ़ा कोई लीडर तो उनको भी उन्होंने बड़ी सरजनश कर दी, और बड़ा उनका भी एक रोब दबदबा जाओ जलाल था, साथ किसी वक्त जोली होते थे तो वाक़या भी सुना देते थे, लेकिन वो उनके वक्त था। बाद में जो उनके साथ हुआ वो भी खैर अनफेयर था, वो भी वैसा नहीं होना चाहिए था। किसी ने अगर वो इतने ही गुनाहगार थे जितना मैं हूँ, जितना आप हैं दुनिया में, पर्सनल कंडक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब हर एक इतना एक होता है, तो उनको जो सज़ा शायद आखिरत में जिनको सज़ा जज़ा थी वो दुनिया में दी है, कुछ लोगों ने देने की कोशिश की और वो बड़े इज़्तिराब में रहे हैं, आखिरी वक्त में मुस्तरब रहे हैं और उसी में वो दुनिया से गए हैं। तो ये दुनिया में खैर लगा रहता है। हसनाद साहब मैं तो अभी भी एक ग्रेस मार्क देने को तैयार हूँ कि हो सकता है गलत फहमी हुई हो वकला को। आपकी दोस्ती तो नहीं है उनके साथ? मैं कभी नहीं मिला। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं नाज़रीन, अब आते हैं जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर। कल हम लोग एक इवेंट था, एक ओथ टेकिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर एक ऐसे जज साहब भी थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं मगर फिर भी जजेस के साथ बैठे हुए थे। तो मेरी भी खैर उनसे हुई मुलाकात, मगर मैं पूछना चाहता हूँ सोहेल रशीद साहब से, ये कोई ख़बर उनके पास लेकर गए थे, कंफर्म करने गए थे? सर पहले तो बताइएगा, वो खबर आपको मिली वहाँ से? नहीं, खबर क्या जी, वो देखें पहली बार मैंने उनको आम लिबास में देखा, सिविल अंदाज में वो बैठे हुए थे, तो पहचानने में वही, दाखिल में हुआ तो पहली सीट पे वही थे, तो मैं भी था, साथ राजा बशारत साहब भी थे, तो हमने पहले उन्हीं से सलाम किया। हमने कहा जी अब माशाल्लाह जज का वो गाउन उतारने के बाद आप स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो काली शलवार कमीज़ में वैसे भी आपको लोग अट्रैक्ट करते हैं। ये अब आप कह सकते हैं। बात यह है कि उनसे हमने हेलो हाय की और हमने कहा कि आपके बारे में एक दो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन के वाले से भी चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही आपकी खिदमत दोबारा कोई गुंजाइश निकाल के रखी जाने की भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है वो। तो उन्होंने एक की तो तरदीद की सख्ती, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन वाले मामले की। दूसरी का हमने कहा कि जी यहीं पे कोई अडहाक का, उन्होंने कहा देखें ये चीफ साहब की मर्ज़ी है, देखें वो क्या करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मतलब उन्होंने इस बारे में आपको नहीं कहा, ये कह सकते थे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा, वो दो वजूहत हो सकती हैं कि एक तो शायद उन्होंने कहा यार मुझसे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, तो उन्होंने कहा जी कि देखें चीफ साहब क्या करते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं थी ना?
ना उन्होंने बोला ना मैंने बोला, ठीक है जी। क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, मैंने गलती से पहले कह दिया था कि ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, तो मैं अपने नाजरीन को खबर नहीं दे सका जो मेरी उनके साथ बात हुई। हाँ, तो हमने बस यही कहा थी कि, तो उन्होंने खैर कोई खबर तो उन्होंने नहीं दी जिसे हम ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड करें। उन्होंने कहा देखें चीफ साहब क्या करते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया है, ठीक है, या मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन एक सवाल आपने किया कि आप आ रहे हैं, उन्होंने इस सवाल को यकसर मुस्तरद नहीं किया। उसकी वजह है ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस पूरे नहीं होंगे, अभी तो रेगुलर जजेस की पोस्टें खाली हैं, तो ऐसे में डाक जज नहीं रखा जा सकता। आपको उसमें 17 पूरे करने हैं, उसके बाद आप कोई रीज़न देंगे कि किस वजह से हमें चाहिए, फिर उसके बाद आप एक ठोस ग्राउंड के ऊपर जाके तो डाक जज उन्हें लगा सकते हैं ना। अभी हम भी ऐसे बात करें तो मफरूज़ा होगा कि वो आ ही रहे हैं, लेकिन एक बात चल रही थी, सामने आ गए, तो हमने कहा जी कि अच्छा है। और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट वो हमने देखी, हमारे जो साफ़ी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कुछ दिनों से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से। एक बात चल रही है कि शायद साफ़ी अगर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से नाराज़ हो ना, तो फिर साफ़ियों को कोई खुश नहीं कर सकता। मैं यही बात कह सकता हूँ, एक जज का होता है फैसले, ठीक है, आप जज को फैसलों से ही देखते हैं, उसके ऑर्डर से ही देखते हैं ना, वो कोर्ट रूम में क्या करता है उसी से देखते हैं ना। सर मैं दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से कभी कोई सहाफ़ी नाराज़ गया हो। मैं आपको, आप दूसरी तरफ जाइएगा, लेकिन मैं पहले रिकॉर्ड बता दूं। नहीं बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई दौर था, सहाफ़ी ज़ेर अताब थे, तो उनको वायद जो है ना जाए माँ जो है नज़र आती थी, वो जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट थी। वहाँ पे पहुँच जाते थे, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, डिफेंस कमेटी भी जाती थी, लोगों के केस वहाँ पे टेकअप होते थे। लोग जो कि एफआईए को मतलब वफाकी इदारा समझ के तो लाहौर से भी हाई कोर्ट आते थे इस्लामाबाद की, कि यहाँ पे उसे चैलेंज करेंगे, और ज़ाहिर है वो मेंटेनेबल होता था। तो उस पर एफआईए की दौड़ें लगी, एफआईए को उन्होंने रोका, एफआईए से उन्होंने एसओपीज़ बनवाए, और ऐसी जजमेंट्स दी जो चैलेंज भी नहीं हुई आगे। हुकूमत को शर्मिंदा भी किया कि यार अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए पीटीआई के आखिरी टाइम में एक पीकाग में अमेंडमेंट्स आ रही थी बड़ी तूफ़ान किस्म की, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको सेट साइड किया, उसमें पीएफयूजे सारे सहाफ़ियों को बुलाया और पूछा कि यार जब 2016 में पीका बन रहा था तब भी अल्लाह के बंदो आपने इसे क्यों नहीं देखा, ना चैलेंज किया, आप मतलब क्या कर रहे थे। तो सहाफ़ी वहाँ पे सहाफ़ती तंजीमें सुमन बुकमन, ठीक है, लेकिन बहरहाल उसे चैलेंज किया गया था। वहाँ पे उस वक्त एक पीएफयूजे ग्रुप ने, अहमद मीर साहब और ये सारे एक्टिव हुए, इन्होंने उसे चैलेंज किया। उसके बाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हम वहाँ पे खड़े हुए, वो पीका सेटिसाइड हुआ, और सेक्शन 20 जो कि सहाफ़ियों को किसी हद तक पकड़ने की वो देती है 2016 वाली, उसको भी थोड़ा सा जो असल वेनम था उसका वो निकाल दिया कि उसमें क्रिमिनल कार्रवाई उस तरह नहीं हो सकती। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसके बाद कोई सहाफ़ी फंसा हो उसको ज़मानतें दी। नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी हर बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। जो उनको मतलब शदीद तरीन क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके ऊपर अरशद शरीफ मरहूम अल्लाह बरी के रहमत करे, उन्होंने बेल यहाँ से ली थी। उसके अलावा मतलब आप किसी का भी नाम लें, जितने भी नाकदीन हैं उन्होंने उन पे बाद माफ़ी भी मांगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, और वो बारहा एक ही बात कहते हैं मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह में खिताब करने से, कि लोग मेरे ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे ऊपर उन्होंने झूठे फ्लैट्स डाल दिए जी कि लंदन में फ्लैट्स लिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने नून लीग यूरोप का सदर बना के मेरे साथ दिखा दिया जी कि इनसे उन्होंने फ्लैट लिए हैं। तो कहते हैं मैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करता क्रिमिनल? नहीं, उनको बोलने दे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, और ज़्यादा जब बोलते जाएंगे उनका मौक़िफ़ ये है, तो ट्रूथ जो है ना वो ऊपर चढ़ के सामने आ जाता है। जो तमाम बातें मैं ऐड कर रहा हूँ, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक तासुर ऐसा कायम किया गया है, बज़ाहिर मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ से कायम किया गया है, मगर ऐसा एक तासुर दिया गया है कि शायद जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं वो नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं उन पर पाबंदियाँ लगें। सुप्रीम कोर्ट में मैं बात कर रहा हूँ, डिनर के ऊपर आपको याद होगा इन्विटेशंस की बात हुई, सिर्फ ओहदेदारान को बुलाया गया। डिनर की बात सिर्फ मैं हम उसके सेंस में नहीं कर रहे, एक इवेंट होता है उसकी बात हो रही, और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो तमाम ही मदऊ होते हैं, मगर अब की बार ऐसा हुआ अचानक से कि सिर्फ 8 या 5 लोगों को मदऊ किया गया। उसके ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, ये मशहूर कर दिया गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि सहाफ़ियों को नहीं बुलाना।
बाद में फिर हमने जब चेक किया अपने सोर्सेज से तो हमें मालूम हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला तो ख़ुद इस एक्ट के अगेंस्ट थे और उन्होंने ख़ुद इस एक्ट को आप कह सकते हैं कि इसका बाइकआउट किया और ख़ुद वहाँ पर डिनर पे भी नहीं गए और इसी वजह से उन्होंने अपना एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। तो ये तासुर अब एक बन रहा है कि शायद जानबूझकर ये डेलिब्रेटली कोशिश की जा रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और सहाफ़ियों के दरमियान एक दरार पैदा की जाए, जो कि मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई ज़रूर करना चाह रहा था कि हमें आज भी कम से कम जो उनकी जूरिस्प्रूडेंस है हम उसको देखते हैं जो हाई कोर्ट में उन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किया। और यहाँ पर भी इवन दो जब उनके पास कोई मुकदमा लगता है इस तरह का जो पब्लिक इंटरेस्ट का होता है तो उनका जो ओपिनियन होता है वो बिल्कुल हमारे सामने है और उसके ऊपर हम बात भी करते हैं, जो आज भी वही है जो हाई कोर्ट में हुआ करता था। तो ये एक वजाहत लाजमी करना थी। सोहेल रशीद साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैंने उनका वो रिकॉर्ड बताया और अभी भी जो उन्होंने उनसे मुतालिक जो था कि उन्होंने शायद सहाफ़ियों के बारे में उनको एक ये भी तासुर था जी कि कुछ सहाफ़ियों को शायद उन्होंने दफातर में राब्ते करके कहें जी कि इनकी ये फ़लाँ खबर ठीक है या फ़लाँ डिनाई भी हुआ है ना। तो उन्होंने मैं ये बता रहा हूँ कि उन ज़राए के मुताबिक उन्होंने तसल्ली बख्शी इस पर तरदीद उन्होंने कहा जी कि जिसको जो तहकीकाती सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं ना वो इन मामलात की तहकीकात कर नहीं। उसके बाद बहरहाल जिन्होंने ये बात की थी ना अतर मिनल्ला साहब के बारे में उन्होंने अपना इल्ज़ाम भी वापस ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उसकी आड़ में इतना आगे जा चुके थे ना कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये किया ही किया है, उनको कल मेरे सामने थोड़ा सा सुबकी का सामना इसलिए करना पड़ा कि जिसके नाम पे वो गा रहे थे उसने कहा जी नहीं आपने मुझसे तो पूछा नहीं ये कब हुआ। तो नाज़रीन इसी नोट के ऊपर कि आखिर क्या वजह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो अब एक हमें रे ऑफ होप नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक वो जमात है जो इस वक्त ज़ेर अताब है और उसके हवाले से वही एक वाहिद जज हैं जिन्होंने कुछ बातें भी की हैं, कुछ ऑर्डर्स भी किए हैं और क्यों कर उनके बारे में ही अब ये तासुर जानबूझकर फैलाया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं, ये फिर ज़्यादती होगी। नहीं मैं एक बात ये अक्रॉस द बोर्ड बात नहीं है, लेकिन एक तासुर ये कायम हो रहा है कि इस आपको 42 सफ़ों की ज़मानत एवन फील्ड में उस वक्त नहीं ना, अब नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक नहीं है ना, अब इस वक्त एक जमात है ज़ेर अताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर उन्होंने जो नोट लिखा था असल तो मसला वो है ना सर, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये अब एक जानबूझकर उनको मज़ीद मलाइन करने की मुझे तो लग रहा है ये कोशिश हो रही है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।